गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य लगभग 250 से 550 ईस्वी प्राचीन भारत का एक हिंदू साम्राज्य था जिसने लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरांत 3वीं शताब्दी ईस्वी में 3 राजवंश का उदय हुआ, जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्र गुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह द्वारा लिच्छवी के साथ गुप्ता को एकजुट किया। उनके पुत्र प्रसिद्ध समुद्रगुप्ता ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा लगता है कि उनके अभियानों ने उत्तरी और पूर्वी भारत में गुप्ता शक्ति का विस्तार किया और मध्य भारत और गंगा घाटी के कुलीन राजाओं और उन क्षेत्रों को वस्तुतः समाप्त कर दिया जो तब गुप्ता के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए थे। साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य शौर्य का सूर्य उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मनाया गया, लेकिन उनका शासनकाल सैन्य विजय की तुलना में सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक जुड़ा हुआ था। उनके उत्तराधिकारी कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता और अन्य ने धुनास हैफ्थलवासियों की एक शाखा पर आक्रमण के साथ साम्राज्य के क्रमिक निधन को देखा। 6वीं शताब्दी के मध्य तक जब राजवंश का अंत हुआ तो राज्य एक छोटे आकार में घट गया था। गुप्त वंश की उत्पत्ति गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे आदिराज कहकर संबोधित किया गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्षों बाद सन 671 से सन 695 के बीच में किया। पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामंतों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के पी जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांव को दान दिए थे। हालांकि नेपाल और दक्कन में हाल की खुदाई से पता चला है कि गुप्त प्रत्यय आभीर राजाओं से संबंधित थे। इतिहासकार D.R. रैग्मी इंपीरियल गुप्तों को नेपाल के आभीर गुप्तों से जोड़ते हैं। घटोत्कच श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। 280 ई से 320 ई तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। वो शाही परिवार का वंशज रहा हो सकता है। प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। चंद्रगुप्त प्रथम सन 320 में चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतंत्र शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने में लिच्छवी संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।
इसका शासनकाल 320 ई से 335 ई तक था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की स्थापना 319-320 ई में की थी। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य 241 वर्षों का अंतर था। पुराणों तथा हर्षेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक संबंध के परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चंद्रगुप्त और कुमार देवी के चित्र अंकित होते थे। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा रानी प्रकार के सिक्कों का चलन करवाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। राय चौधरी के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ई में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें परिक्रमा कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। वे स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहे जाने पर गर्व का अनुभव करते थे। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने हेतु अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ था। इसमें उसके 12 विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है। उसका देहांत 380 ई में हुआ, जिसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। यह उच्च कोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वो महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। हर्षेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हर्षेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के संबंध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहाय तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर बंध यानी धर्म की प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त का साम्राज्य। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे।
दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता स्वीकार करती थीं। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का ध्येय धरणीबंध भूमंडल को बांधना था। इन्होंने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, जिनमें अच्युत, नागसेन तथा गणपतिनाथ प्रमुख थे। समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुंचा था।